हेलो एवरीबॉडी, रेस क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रेस क्लासेस के द्वारा आने वाले कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी के लिए कंप्यूटर साइंस का एक सीरीज लेकर हम लोग आ रहे हैं, जिसमें कि कंप्यूटर सिलेबस को कवर कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम लोगों ने जो टॉपिक लिया है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्लासेस स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन टू सी, टोकन्स, कीवर्ड्स आदि देख लिए हैं और साथ ही साथ वेरिएबल्स और डेटा टाइप वगैरह भी कर लिया है। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा है वो इसको समझने के लिए पहले के वीडियो को देख ले और उसके बाद आगे, जिससे आपको सब्जेक्ट मैटर का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर से। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का एक तरीका होता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, इसमें जो एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का वो सीक्वेंशियल 1 बाय 1 होता है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग अपने हिसाब से प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर दो तरह का होता है। एक होता है हमारा कंडीशनल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है रिपीटेटिव स्ट्रक्चर, या जिसको हम लोग इटरेटिव या रिपीटेटिव स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। कंडीशनल स्ट्रक्चर में हमारे पास इफ स्टेटमेंट है और रिपीटेटिव स्ट्रक्चर या इटरेटिव स्ट्रक्चर में हमारे पास लूपिंग है। तो आज हम कंडीशनल स्ट्रक्चर को पहले करेंगे और उसके बाद हम लोग लूप में जाएंगे। तो कंडीशनल स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, कंडीशनल स्ट्रक्चर होता क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए देखिए, हम लोग को अपने डे टू डे लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है कि कोई डिसीजन लेना पड़ता है और डिसीजन लेने के लिए सर्टेन कंडीशंस होते हैं। उन कंडीशंस के आधार पर हम लोग डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग ले चलिए, आज का प्रोग्राम बनता है हम लोगों का कि हम लोग आज पार्टी करने के लिए जाएंगे और पार्टी करने के लिए जाने का कंडीशन है कि अगर हमारे पास 1000 रुपीज़ होगा, 1000 रुपया होगा, तो हम लोग आज पार्टी करने जाएंगे। इसका मतलब है कि आज जो पार्टी होगा वो किस पर डिपेंड कर रहा है? 1000 रुपये पर डिपेंड कर रहा है। अगर 1000 रुपया होगा तो हम पार्टी करने जाएंगे, और अगर 1000 रुपया नहीं होगा तो हम पार्टी करने नहीं जाएंगे। दैट मीन्स एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब जो पार्टी करना है वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है? वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि हम लोगों के पास 1000 रुपया है कि नहीं है। इस तरह के डे टू डे लाइफ में हम लोगों को कई तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशंस। इसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी कई बार हम लोगों को कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। तो उसके लिए हम लोगों के पास कंडीशनल स्टेटमेंट है, और कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे पास इफ स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट कई तरह का होता है। सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ के साथ एल्स हम लोग लगा सकते हैं, और इफ के साथ एल्स इफ, इफ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट है। इसके साथ ही साथ नेस्टेड इफ एल्स भी होता है, जो हम लोग आगे चल के देखेंगे। अभी हम लोग इन्हीं तीन बेसिक कंसेप्ट पर ध्यान रखते हैं। तो एक एक करके हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। अच्छा, इस नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को करने से पहले एक छोटा सा पार्ट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, और वो है रिलेशनल ऑपरेटर का।
तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा था कि रिलेशनल ऑपरेटर है हमारे पास, और रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हैं? रिलेशनल ऑपरेटर है हमारे पास ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, और इक्वल टू के लिए हम लोगों के पास सिंबल है, ये इक्वल टू ऑपरेटर है। ये रिलेशनल ऑपरेटर इसको हम लोग बोलते हैं, या फिर ये कंडीशनल ऑपरेटर कहलाता है। इसके साथ ही एक ऑपरेटर और साथ ही कर लेते हैं जो हम लोगों ने नहीं किया है। ऑपरेटर में हम लोगों ने देखा था कि एक ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर के साथ लॉजिकल ऑपरेटर भी था, तो हम लोग इससे पहले लॉजिकल ऑपरेटर को भी सीख लेते हैं कि ये क्या है और इसका काम कैसे आता है, क्योंकि अब इनका भी काम हमारे पास, हम लोगों के पास आना आएगा। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास तीन है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पहला है एंड ऑपरेटर, दूसरा है और ऑपरेटर, और तीसरा है नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के लिए जो सिंबल है वो डबल एम्परसेंट साइन है, और ऑपरेटर का जो सिंबल है वो डबल पाइप साइन है, और नॉट ऑपरेटर के लिए एक्सक्लामेशन मार्क है। काम कैसे करता है लॉजिकल ऑपरेटर? तो देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर जब भी लगाते हैं वो एक से ज्यादा अगर कंडीशन चेक करते हैं तब उस पर हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर लगाते हैं। जैसे अगर हमारे पास बाइक हो और 1,000 रुपया भी हो तब हम लोग पार्टी करने के लिए जाएंगे। तो अब क्या है कि अब पार्टी करने के लिए जब हम लोग को जाना है तो हमारे पास दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला बाइक होना चाहिए और साथ ही साथ 1,000 रुपया भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगा तभी हम लोग पार्टी करने के लिए जाएंगे। दैट मीन्स इफ money equal to 1,000 rupees and bike equal to yes, then only we will go to restaurant for party. तो इसके लिए क्या हो गया, ये एंड ऑपरेटर हो गया। और ऑपरेटर को हिंदी में क्या बोलेंगे, या। अगर मल्टीपल कंडीशन है और कुछ इस तरह का है, या तो हमारे पास बाइक हो या 1,000 रुपया हो तब हम घूमने जाएंगे। जैसे घूमने जाने के लिए क्या है, या तो 1,000 रुपया हो या बाइक हो, दोनों में से एक भी हो तो हम लोग चले जाएंगे। एंड वाले में क्या था, दोनों होना चाहिए था, और वाले में क्या है, एक है, तो वो हो गया और ऑपरेटर। नॉट, नॉट जो है वो निगेशन का काम करता है, मतलब रिवर्स कर देता है। अगर हम बोले कि आप सही नहीं है, आप सही नहीं है का मतलब क्या हो गया कि आप गलत हैं, और हम किसी को बोले कि आप गलत नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि आप सही हैं। तो ये निगेशन का काम करता है। इसको समझने के लिए हम लोग ट्रुथ टेबल से अगर हम इसको समझें, सबसे पहले एंड को समझते हैं। अगर हमारे पास ए बी दो कंडीशन है जिस पर हम एंड ऑपरेटर लगाए हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? अगर पहला कंडीशन फॉल्स है, दूसरा कंडीशन भी फॉल्स है, देखिए हम लोग 0 लेते हैं फॉल्स के लिए और 1 लेते हैं ट्रू के लिए। अगर पहला कंडीशन फॉल्स है और दूसरा कंडीशन भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। अगर पहला कंडीशन फॉल्स है, दूसरा कंडीशन ट्रू है, तो भी रिजल्ट फॉल्स होगा। अगर पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो भी रिजल्ट फॉल्स होगा, और अगर दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा। काम कैसे करता है एंड ऑपरेटर? एंड ऑपरेटर सबसे पहले पहला कंडीशन को चेक करता है कि पहला कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर पहला कंडीशन फॉल्स है तो ये दूसरे कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा और सीधे रिजल्ट फॉल्स कर देगा। क्यों? क्योंकि पहला ही कंडीशन फॉल्स है। और ऐसा इसलिए कि एक भी कंडीशन
एंड ऑपरेटर में एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो रिजल्ट हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पहला ही फॉल्स हो गया तो आगे वाला ट्रू है या ना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो रिजल्ट डायरेक्ट फॉल्स कर देगा। सेकंड वाले में पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, फिर से पहला ही जब फॉल्स मिल गया तो वो दूसरे को चेक भी नहीं करेगा और पहला फॉल्स मिलते ही वो रिजल्ट को फॉल्स कर देगा। तीसरे कंडीशन में पहला वाला जब इसको कंडीशन ट्रू मिलता है तब ये दूसरे कंडीशन को चेक करेगा कि दूसरा कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। पहला वाला ट्रू मिला तब दूसरा वाला चेक किया कि अब दूसरा चेक कर रहे हैं कि ये भी ट्रू है कि नहीं है, तो यहां पर दूसरा वाला फॉल्स मिल गया तो रिजल्ट फॉल्स कर दिया। चौथे कंडीशन में पहला कंडीशन ट्रू है तब ये दूसरा कंडीशन को चेक करेगा, दूसरा कंडीशन भी ट्रू है तो ये क्या किया, रिजल्ट को ट्रू कर दिया। कहने का मतलब ये है कि अगर एक से ज्यादा 1 2 3 4 5 जितने कंडीशन भी आप लगा रहे हैं, मल्टीपल कंडीशंस को अगर चेक कर रहे हैं एंड ऑपरेटर के साथ में, तो आउटपुट सेटिस्फाई होने के लिए, ट्रू होने के लिए, रिजल्ट ट्रू होने के लिए आपका हर एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो सारा का सारा फॉल्स हो जाएगा। ये है हमारा एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के बाद हम लोग आते हैं और ऑपरेटर पर। और का ट्रूथ टेबल देखते हैं। और ऑपरेटर, अगर ए और बी दो कंडीशन है जिस पर और ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग और ये रिजल्ट है, अगर पहला कंडीशन फॉल्स है और दूसरा कंडीशन भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। पहला कंडीशन फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो भी रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। पहला ट्रू है दूसरा ट्रू है तो ट्रू होना ही है। ये है और ऑपरेटर। मतलब क्या हुआ कि अगर और ऑपरेटर में एक से ज्यादा कंडीशंस दिए गए हैं और उसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो रिजल्ट हमारा ट्रू होगा। और ऑपरेटर में रिजल्ट को फॉल्स करने के लिए सारे कंडीशंस का फॉल्स होना जरूरी है। इसको ये कैसे काम करता है, पहला कंडीशन जब इसको फॉल्स मिलता है तो चेक करता है कि क्या दूसरा वाला फॉल्स है या ट्रू है। तो ये इसको पहला वाला फॉल्स मिला तो ये दूसरा चेक करेगा, दूसरा भी फॉल्स मिला तब ये रिजल्ट को फॉल्स कर देगा। पहला फॉल्स मिला दूसरे को चेक कर रहा है, दूसरा ट्रू मिल गया, रिजल्ट को ट्रू कर दिया। थर्ड वाले में पहला ही ट्रू मिल गया तो अब ये ट्रू मिलने के कारण ये दूसरे को चेक नहीं करेगा क्योंकि एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। तो ये ट्रू आउटपुट ट्रू कर दिया। फोर्थ कंडीशन में भी पहला रिजल्ट ट्रू कंडीशन ट्रू मिल गया तो वो आउटपुट को ट्रू कर देगा। इसका मतलब है कि और ऑपरेटर में एक भी कंडीशन जैसे ही सेटिस्फाई करेगा वो रिजल्ट को ट्रू कर देगा। सॉरी, ये है और ऑपरेटर। इसके बाद आते हैं हम लोग नॉट ऑपरेटर पर। नॉट ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर का मतलब सिंगल ऑपरेंड पर लगने वाला ऑपरेटर है। नॉट का सिंबल होता है एक्सक्लामेशन मार्क। नॉट, अगर हम बोले नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिजल्ट ये फॉल्स है। अगर हम बोले नॉट फॉल्स तो ये क्या है, ये ट्रू है। इसको अगर हम लोग ट्रूथ टेबल से देखें तो चूंकि ये एक यूनरी ऑपरेटर है तो ये सिंगल ऑपरेंड पर लगेगा रिजल्ट। अगर ए हम लोग बोले नॉट ए, मतलब ए नॉट जीरो, तो रिजल्ट क्या होगा, वन। और बोलेंगे नॉट वन तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। जस्ट निगेशन कर देता है, जस्ट ये रिवर्स कर देता है। ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। इसका एक बार आप लोग पूरा देख लीजिए।
एक बार इसको देख लीजिए कि ये कैसे काम कर रहा है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछें, इसका हम लोग रिप्लाई करेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और अब हम लोग आते हैं इफ स्टेटमेंट पर। इसमें पहला है इफ स्टेटमेंट। सबसे पहले सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब लिखते कैसे हैं। इफ का सिंटैक्स होता है इफ कंडीशन ट्रू इफ कंडीशन ट्रू, तो आप जो भी एग्जीक्यूशन है वो हम लोग यहाँ पर डालेंगे, कोड डालेंगे। मतलब इफ का ब्लॉक, अगर ये कंडीशन सही है तब ये ब्लॉक काम करेगा। अगर ये कंडीशन सही नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा कंडीशन, तो यहाँ पर इस ब्लॉक में कोड नहीं जाएगा। ये इफ का कंडीशन है, इफ का सिंटैक्स है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। स्टेटमेंट एक बार लिख लीजिए। एग्जाम्पल इफ मनी ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, if money greater than equal to 1000, printf party time। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब आते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका सिंटैक्स होता है इफ कंडीशन एक मिनट। तो इफ कंडीशन ट्रू, स्टेटमेंट पब्लिक स्टेटमेंट्स एल्स पब्लिक स्टेटमेंट्स। इसका मतलब यह है कि इफ एल्स स्टेटमेंट में यदि
इफ के साथ जो कंडीशन दिए हैं, ये कंडीशन अगर ट्रू होगा, अगर ट्रू होगा तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, एल्स के ब्लॉक को छोड़ देगा। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो इस इफ के ब्लॉक को छोड़ देगा और एल्स के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। यह है इफ एल्स स्टेटमेंट। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझें। इफ ए ग्रेटर देन if num1 greater than num2 printf num1 is greater else printf num2 is greater, ब्लॉक क्लोज। अगर num1 का वैल्यू num2 से बड़ा होगा तो मैसेज प्रिंट करेगा num1 इज ग्रेटर और एल्स का ब्लॉक छोड़ देगा। अगर num1 num2 से छोटा होगा तो इफ के ब्लॉक को छोड़ देगा और एल्स के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। यह है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। यहां पर एक नोट करने वाली बात है कि इफ स्टेटमेंट के साथ एल्स स्टेटमेंट लगाना मैंडेटरी नहीं है। इफ के साथ अगर हमारी मर्जी है तो हम, अगर जरूरत है तो एल्स लगाएंगे और अगर जरूरत नहीं है तो एल्स नहीं लगाएंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो है पहले इफ, कंडीशन ट्रू, स्टेटमेंट पब्लिक स्टेटमेंट्स, एल्स इफ, कंडीशन ट्रू, स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। इस तरह से जितना भी एल्सिफ लगाना है हम लोग उतना एल्सिफ लगा लेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग एल्स लगाएंगे। इसका मतलब है इफ के साथ एल्स लगाना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इफ एल्सिफ स्टेटमेंट में लास्ट में एल्स लगाना मैंडेटरी है, नहीं तो एरर आ जाएगा। यह है हम लोगों का इफ एल्सिफ स्टेटमेंट। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं।
if A is greater than B and A is and A is greater than C, printf A is greater, else if B is greater than C, printf B is greater, else printf C is greater. ये if else का एग्जाम्पल है। अगर यहाँ तक हम लोग सब समझ गए हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे इफ एल्स इफ का हम लोग प्रोग्राम करते हैं, लेकिन इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक जो हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है उसको हम लोग कवर करते हैं और तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और वो है यूजर इनपुट। यूजर इनपुट यूजर इनपुट क्या है? अभी तक हम लोगों ने प्रिंटफ स्टेटमेंट देखा है, और प्रिंटफ स्टेटमेंट में क्या है, मॉनिटर पर डेटा को प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंटफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कीबोर्ड से डेटा इनपुट करना हो, रन टाइम इनपुट करना हो, तो डेटा को हम लोग कैसे इनपुट करेंगे? इसके लिए हम लोग यूजर इनपुट लेते हैं, और यूजर इनपुट के लिए जो फंक्शन है वो फंक्शन है स्कैनफ। स्कैनफ फंक्शन स्कैनफ फंक्शन भी stdio.h हेडर फाइल में रिसाइड करता है, तो इसके लिए कोई नया हेडर फाइल लगाने का जरूरत नहीं है। उसी stdio.h हेडर फाइल के थ्रू हम लोग इनपुट ले लेंगे, स्कैनफ फंक्शन को यूज करते हुए इनपुट ले लेंगे। एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि होता क्या है। एक ही क्वेश्चन को, एक ही प्रोग्राम को हम लोग दो तरह से बनाएंगे, एक हार्ड कोड करके बनाते हैं और दूसरा उसको सॉफ्ट कोड करके बनाते हैं। तो क्वेश्चन है वैप इन सी टू ऐड टू नंबर्स। wrap in C to add numbers। wrap का मतलब क्या हो गया? राइट अ प्रोग्राम इन C टू ऐड टू नंबर्स। दो नंबर को जोड़ने के लिए C में एक प्रोग्राम लिखें। तो पहला प्रोग्राम हार्ड कोड करके करते हैं, जहां पर हम लोग यूजर इनपुट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम लोग जो कोड लिखते हैं, देखिए वो कैसा है। पिछला प्रोग्राम में जो हम लोगों ने कोड लिखा था, सेम कोड हम लोग लिख रहे हैं। हैश इंक्लूड stdio.h main int num1 num2 sum। num1 equal to 10, num2 equal to 20, sum equal to num1 plus num2।
printf sum equal to %d sum रिटर्न 0। यहाँ पर हम लोगों ने num1 और num2 का वैल्यू 10 और 20 सेट कर दिया है, और ये हमेशा जब भी प्रोग्राम को रन करवाएंगे ये इन्हीं दो वैल्यू 10 और 20 को ही ऐड करके रिजल्ट देगा। ये हम लोगों ने हार्ड कोड किया है। अब इसी को हम लोग यूजर इनपुट से जब इस प्रोग्राम को बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा। हैश include stdio.h main int num1 num2 sum। और यहाँ पर अब हम लोग हार्ड कोड नहीं कर रहे हैं और num1 और num2 का वैल्यू को असाइन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग यूजर इनपुट लेते हैं और उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फंक्शन scanf। और scanf जब हम लोग लिखते हैं तो scanf लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले scanf लिखेंगे, डबल कोट में फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का जो वेरिएबल है वो num1 और num2 और दोनों इंटीजर है, तो इंटीजर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो %d है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे %d। जिस वेरिएबल में डेटा इनपुट लेना है उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो num1, और एक काम और करते हैं, scanf में वेरिएबल के नाम के पहले हम लोग एम्परसेंड साइन लगाते हैं, एम्परसेंड num1 scanf %d एम्परसेंड num2 sum equal to num1 plus num2 printf sum equal to %d sum रिटर्न 0। ये प्रोग्राम हो गया। अब इस प्रोग्राम को जब हम लोग करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा और कैसे एग्जीक्यूशन। मान लेते हैं ये हमारा मॉनिटर है, कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। जैसे ही प्रोग्राम रन कराएंगे 3 मेमोरी में 3 वेरिएबल बन जाएगा, और इसके बाद कर्सर ब्लैंक स्क्रीन में यहां पर ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा। ये तब तक ब्लिंक करेगा जब तक कि हम लोग कोई वैल्यू डाल करके इंटर नहीं करते हैं। मान लेते हैं यहां पर हम लोगों ने 10 डाल करके इंटर किया, तो जैसे ही 10 डाल के इंटर किया तो फर्स्ट स्कैनफ फंक्शन जो लिखा हुआ किसके लिए लिखा हुआ है, num1 के लिए लिखा हुआ है। तो ये वैल्यू वेरिएबल num1 में 10 चला जाएगा। जैसे ही उसके बाद नीचे फिर कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा, यहाँ पर फिर हम लोग कोई दूसरा वैल्यू 50 डाल करके जब इंटर करेंगे तो num2 में 50 चला जाएगा, और उसके बाद फिर इंटर करेंगे। यहाँ इंटर करते के साथ उसका क्या होगा कि उसके बाद नीचे का सम इक्वल टू num1 प्लस num2, तो 60 असाइन हो जाएगा सम में, और यहाँ पर रिजल्ट सम इक्वल टू 60 मिलेगा इस तरह से। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉबैक है। हम लोग प्रोग्रामर हैं तो हम लोगों को पता है कि हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसमें क्या प्रोग्राम लिखा, और यहाँ जब कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो वो क्या इनपुट वहां पर हम लोगों को देना है। अगर कोई नया यूजर है जिसको नहीं पता कि प्रोग्राम में क्या, वो ब्लैंक स्क्रीन में जब कर्सर ब्लिंक करेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर ये क्या इनपुट डालना है और वो क्या किस चीज के लिए वो रुका हुआ है।
इसलिए एक अच्छा प्रैक्टिस होता है कि हम लोग हर एक स्कैनएफ के लिए के पहले एक प्रिंटएफ लगाएं, इसके थ्रू हम लोग मैसेज प्रिंट करा दें कि वहां पर स्कैनएफ में कौन सा वैल्यू इनपुट कराना है। इससे इंटरेक्शन बढ़ जाएगा और प्रोग्राम थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाएगा। तो अब इस प्रोग्राम को हम लोग फाइनल कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h main int num1 num2 sum, और यहां पर हम लोग अब स्कैनएफ के पहले प्रिंटएफ लगाएंगे, क्योंकि हम लोग को यूजर इनपुट लेना तो पहले प्रिंटएफ लगाएंगे। प्रिंटएफ इंटर वैल्यू ऑफ num1, और इसके बाद हम लोग एक स्कैनएफ लगा देंगे %d %, num1, फिर एक प्रिंटएफ इंटर वैल्यू ऑफ num2 स्कैनएफ %d %num2, और इसके बाद सम इक्वल टू num1 प्लस num2 printf sum इक्वल टू %d sum रिटर्न 0। तो प्रोग्राम को एक बार उतार लीजिए। पानी का तो ये हो गया यूजर इनपुट। देखिए एक्चुअली आप लोगों को लगेगा कि कुछ आगे पीछे होकर के चल रहा है, क्योंकि स्कैनएफ वगैरह जो है वो हम लोगों को फर्स्ट वीडियो में ही कवर कर लेना था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ना कि टॉपिक्स को इंटरलिंक कर रहे हैं आगे पीछे करके, जिससे समझने में आसानी हो। अगर स्टार्टिंग में ही सारा कुछ कहानी बतला देंगे तो हो सकता है बहुतों को समझ में नहीं आएगा। तो जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ेगा बहुत सारा पीछे का जो चीज़ जो है वो भी हम उसमें डालते जाएंगे। अभी कुछ चीज़ और है जो छूटा हुआ है, उसको भी हम आगे इंक्लूड करेंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं इफ एल्स इफ पर। एक बार आप लोग इफ और इफ एल्स इफ का सिंटैक्स देख लीजिए, और हम लोग अब उसका कुछ प्रोग्राम करके देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो पहला है क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि सिंटैक्स देख लिए हैं। फर्स्ट प्रोग्राम है wrap in C to print greatest number between two given numbers. Wrap in C to print greatest number between two given numbers. दो नंबर में सबसे बड़ा नंबर हम लोगों को प्रिंट करना है। शुरू करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h
मेन इंट num1 num2, दो वेरिएबल्स हम लोगों ने ले लिया, num1 और num2। printf इंटर num1 scanf %d ampersand num1 printf इंटर num2 scanf %d ampersand num2। हम लोगों ने अभी तक क्या किया, दो वेरिएबल बनाए, num1 num2, ये 2 बाइट का है, ये भी 2 बाइट का है, ये इंटीजर टाइप है तो 2 बाइट का होगा, ये भी इंटीजर टाइप है, इसका एक एड्रेस है। जैसे ही ये लाइन आएगा तो कंप्यूटर पर लिखा हुआ आएगा इंटर num1 और कर्सर यहां पर ब्लिंक करेगा। हम लोग एक वैल्यू डालेंगे और इंटर करेंगे, जैसे ही इंटर करेंगे तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूशन में आ जाएगा और हो जाएगा यहाँ पर इंटर num2 और कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करता रहेगा। और जैसे ही यहाँ पर हम लोग कोई वैल्यू डालेंगे और इंटर करेंगे तो फिर आगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक इफ एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ num1 ग्रेटर देन num2 printf num1 is greater printf num1 is greater। अगर हम लोग प्रोग्राम केवल इफ लगा के छोड़े तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने num1 का वैल्यू num2 से ज्यादा दिया है तो कंडीशन सही हो जाएगा और प्रिंट कर देगा num1 इज ग्रेटर। लेकिन अगर हम लोगों का वैल्यू num2 का वैल्यू num1 से बड़ा है तो फिर यहाँ पर कोई काम नहीं होगा और इसलिए हम लोगों को यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट भी लगाना होगा। और एल्स स्टेटमेंट में हम लोग एल्स printf num2 is ग्रेटर और अगर num2 का वैल्यू बड़ा होगा तो फिर num2 ग्रेटर देगा, रिटर्न 0। अब यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर हम लोग इंटर बटन प्रेस करेंगे तो कंडीशनल स्टेटमेंट में जाएगा और चेक करेगा क्या num1 का वैल्यू num2 से बड़ा है। तो हाँ, num1 का वैल्यू num2 से बड़ा है, आउटपुट आ जाएगा num1 इज ग्रेटर, num1 इज ग्रेटर। इसको अगर नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए।
अब आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा प्रोग्राम लेते हैं और वो है वैप इन सी wrap in C to print greatest number among three given numbers। तीन नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर हम लोगों को निकालना है। देखते हैं इसका भी प्रोग्राम हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा ये। हैश इंक्लूड stdio.h main int num1 num2 num3 printf enter num1 scanf %d ampersand num1 printf। अब हम लोग दूसरा वैल्यू इंटर कराएंगे तो printf enter num2 scanf %d num2 printf enter num3 scanf %d ampersand num3। यहाँ तक हम लोगों ने तीन नंबर को इनपुट करा लिया है, num1 num2 और num3। अब यहाँ पर हम लोग तीनों में से ग्रेटेस्ट नंबर निकालेंगे। तो अब यहाँ पर चूंकि तीन नंबर है तो कोई भी नंबर सबसे बड़ा नंबर तब होगा जब वो अगले दोनों नंबर से बड़ा होगा। तो कंडीशन लगाते हैं इफ num1 जो है वो तब सबसे बड़ा होगा जब num1 num2 और num3 दोनों से बड़ा हो, और जब सारे से बड़ा हो तो उसके लिए हम लोग को लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा लगाना पड़ेगा, एंड। num1 ग्रेटर देन num2 एंड num1 ग्रेटर देन num3। अगर num1 num2 और num3 दोनों से बड़ा हो printf num1 is greater
अगर num1 सबसे बड़ा नहीं है तो इसका मतलब है कि या तो वो दोनों से छोटा है या नहीं तो दोनों में से किसी एक से तो छोटा है। तब उस केस में अगर num किसी से भी छोटा हो, num1 किसी से भी छोटा हो गया तो हम लोग else if लगाएंगे। ये वाला कंडीशन अगर फॉल्स हो रहा है, कोई भी एक, अगर ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तब हम लोग चेक करेंगे कि क्या num2 num1 से बड़ा है और num2 num3 से बड़ा है। अगर ऐसा है तो प्रिंट करेंगे हम लोग num3 इज, सॉरी, num2 इज ग्रेटर। num2 इज ग्रेटर। और अगर num2 भी num3 से बड़ा नहीं है, मतलब num1 num2 या num3 दोनों में से किसी एक से छोटा हो गया है और num2 num3 से छोटा हो गया है, इसका मतलब क्या है कि num3 सबसे बड़ा हो गया। तो एल्स printf num3 इज ग्रेटर, रिटर्न 0, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। एक बार इसको पूरा वीडियो आप शुरू से देख लीजिए, पूरा प्रोग्राम, और ऊपर से स्टार्ट करते हैं। हाँ, आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो हो गया ये इफ एल्स इफ का प्रोग्राम। यहाँ पर और भी हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे एक प्रोग्राम है वैप इन सी, वैप इन सी टू चेक whether the given number is even number or odd number। मतलब हम लोग को एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक नंबर इनपुट कराएंगे और नंबर इनपुट कराने के बाद हम लोग को चेक करना है कि वो नंबर इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो इवन और ऑड का कंसेप्ट क्या है? इवन और ऑड का कंसेप्ट है कि अगर कोई भी नंबर दो से पूरा पूरा कट जाता है तो वो इवन नंबर है, और अगर वो दो से पूरा पूरा नहीं कटता है तो वो ऑड नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग इंक्लूड stdio.h main int num
printf enter number scanf %d ampersand num। इफ, हाँ, अब हम लोग मेन लॉजिक पार्ट यहां पर आया कि यदि कोई नंबर 2 से पूरा पूरा कट जाए, तो 2 से पूरा पूरा कट जाए का मतलब क्या हुआ कि उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है। तो रिमाइंडर हम लोग का कौन सा ऑपरेटर देता है? मॉडुलस ऑपरेटर देता है। तो इफ नम मॉडुलर डिवीजन 2 इक्वल टू 0, अगर नंबर को 2 से भाग देने पर शेष 0 बचे तो क्या हो जाएगा? printf number is even number else printf number is odd। एक बार इस प्रोग्राम को देख लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर इस तरह से और भी बहुत सारे प्रोग्राम है, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम है जो आप लोग कर सकते हैं, जैसे फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर एमंग 4 गिवन नंबर्स, 5 ग्रेटेस्ट नंबर एमंग 5 गिवन नंबर्स एक्सेट्रा। इसके अलावे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का भी प्रोग्राम हम लोग बना सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का प्रोग्राम है, सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रोग्राम है। ये सारे प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने कैरेक्टर डेटा टाइप पर काम नहीं किया है। अभी तक सारा हम लोगों ने इंटीजर डेटा टाइप पर काम किया, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप पर भी काम नहीं किया है। अभी जो प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए भी, तो सारा इंटीजर लेके चल रहे हैं। आप चाहें तो इसके लिए फ्लोट लेके चल सकते हैं, और फ्लोट के लिए %d की जगह पर %f लगा सकते हैं। साथ ही साथ जब हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम बनाते हैं तो एक चीज और होता है कि आउटपुट में प्रीवियस रिजल्ट्स हमेशा शो करता है। तो उसको क्लियर करने के लिए, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए एक फंक्शन यूज करते हैं, और वो फंक्शन है CLR SCR। CLR SCR मतलब क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन फंक्शन जो है ये conio.h हेडर फाइल में होता है। एक नया हेडर फाइल आ गया, conio.h। conio का मतलब, कौन का मतलब हो गया कंसोल, आई का मतलब इनपुट, ओ का मतलब आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट। तो CLR SCR फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, और इसको जब यूज करते हैं तो हम लोग हेडर फाइल में conio.h इंक्लूड करेंगे। और हम लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में CLR SCR फंक्शन हमेशा वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद पूरे प्रोग्राम में हम लोग कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिटर्न 0 से पहले। जहां पर भी हम लोगों को स्क्रीन क्लियर करना है वहां पर हम लोग CLR SCR लगा देंगे, ठीक है। लेकिन कभी भी वेरिएबल डिक्लेरेशन से पहले और रिटर्न 0 से के बाद में नहीं लगाएंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसको भी इंक्लूड करके एक प्रोग्राम हम लोग चेक कर लेते हैं
कि ये कैसे होता है। हैश include stdio.h main int num1 strstr printf inter number scanf %d ampersand num1 clrstr if num1 modular division 2 equal to 0। ठीक है, printf even number else printf odd number। रिटर्न 0। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने पहला जो CLR इस्तेमाल किया वो वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद किया, फिर प्रोग्राम में हम जहां चाहे वहां हम लोग कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न 0 से पहले करना होगा। रिटर्न 0 लास्ट लाइन होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपना कीमती सजेशंस और फीडबैक जरूर दीजिए, जिससे कि हम लोग कंटेंट को और बेहतर बना सकें। धन्यवाद।